स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ये अलजेब्रा का पार्ट है और अलजेब्रा में दो टॉपिक रहेंगे, एक तो लीनियर इक्वेशंस का और दूसरा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ये दोनों मिलके बोर्ड परीक्षा में 18 मार्क्स का टॉपिक होता है। तो उसमें पहला टॉपिक लिया जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये 9th में भी पढ़ा है और छोटी क्लास में भी पढ़ते रहते हैं हम रैखिक समीकरण के बारे में, लीनियर इक्वेशंस के बारे में। आज की स्टडी का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है टू नो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है ये 10th में भी रहेगा, आगे अगर साइंस साइड से पढ़ाई करनी है तो ये 11th 12th में भी होता है और हायर क्लासेस में भी होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है क्या नहीं है, कौन सी लीनियर इक्वेशन होती है और कौन सी नहीं होती है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आगे तक पता ही नहीं चलता कि लीनियर इक्वेशन क्या है। सॉल्यूशन सीख जाते हैं परंतु लीनियर इक्वेशन पहचानना नहीं सीखते। तो पहला है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की क्या होगी। जब हमें जनरल फॉर्म समझ में आएगी जब ही हमें पता लगेगा कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो पहले तो आपको जनरल फॉर्म के बारे में जानना है। दूसरा क्या है, टू नो द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इन टू वेरिएबल और नॉट। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो इक्वेशन लीनियर है या नहीं, ये बात पहचानना है। ठीक है कि इक्वेशंस तो बहुत तरीके की होती हैं, तो उनमें से छांटना कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गिवन स्टेटमेंट। डे टू डे लाइफ में हमें ऐसी सिचुएशंस रहती हैं कि उन सिचुएशंस को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ उसमें से ऐसी हो जाती हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर बात देखिए फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गिवन स्टेटमेंट, यानी डे टू डे प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि जब उनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो इक्वेशन में आ जाते हैं और कुछ उनमें से लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। द मार्क्स ऑफ राम इज डबल टू द मार्क्स ऑफ श्याम, यानी राम के अंक श्याम से दोगुने हैं, डबल है, 2 टाइम्स। अब ये स्टेटमेंट है। अब हमें ये देखना है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, यानी इक्वेशंस में कैसे लिखा जाएगा। हमारे लिए यहाँ दोनों ही चीज अननोन है। हमें ये भी नहीं पता राम के अंक कितने हैं और ना ही हमें ये पता कि श्याम के अंक कितने हैं। केवल हमें ये बात दे दी गई है कि जितने भी अंक होंगे राम के वो श्याम के अंकों से डबल होंगे। अब अगर हम श्याम के अंक y मानते हैं, श्याम के अंक y मानते हैं और राम के अंक x मानते हैं, तो ये जो मार्क्स थे इन मार्क्सों से क्या थे, डबल थे। अगर ये 5 रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, 10 रहेंगे। अगर ये 10 रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, 20 रहेंगे। मान लीजिए ये 100 है तो ये क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या है, 2y, x इक्वल टू 2y। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का हमने मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार की और वो इक्वेशन x इक्वल टू 2y बनी। अब हमें देखना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं।
ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि जिनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी गई है लीनियर इक्वेशन की। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये अंडरस्टूड है बात। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. The important part is that ax plus by plus c equal to 0. अच्छा, पहले एक बात देख लीजिए, अगर ये पूछा जाए कि इक्वेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, सोचिए क्या हम इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं? समीकरण क्या होता है? समीकरण, ये छोटी सी बात है, क्या जानते हैं इसके बारे में? समीकरण क्या होता है, किस चीज को हम समीकरण कहेंगे? ये आना चाहिए। तो समीकरण का मतलब होता है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और उसमें इक्वल का साइन आ गया है, यानी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई और एक साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। यानी जब एक रिलेशनशिप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो तो फिर उस रिलेशनशिप को ही हम क्या कह देते हैं? इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। तो इट इज ए स्पेशल टाइप फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। अब साथ में ये कंडीशंस भी है, इन पर भी बड़ा गौर होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस अगर हम अंडरस्टूड नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें डेफिनेशन क्लियर ही नहीं होगी। हाँ, ये बात तो है, हमने इसको याद कर लिया, परंतु जब तक ये एडिशनल और इंफॉर्मेशन है इनके बारे में आपको नहीं पता होगा, जब तक नहीं पहचान सकते कि कोई इक्वेशन लीनियर है या नहीं। ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers। ये कोफिशिएंट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? x का कोफिशिएंट क्या हो गया a, y का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और ये कांस्टेंट हो गया। तो यानी ये तीनों जो कोफिशिएंट थे, ये कोफिशिएंट्स किसको बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। where a, b, c are real numbers and इसके साथ और एक कंडीशन, a not equal to 0 and b not equal to 0, मतलब दोनों ही एक साथ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब इसमें से वेरिएबल तो खत्म ही हो गए, चरराशि तो खत्म ही हो गई, केवल क्या बचा? c इक्वल टू 0। अगर c कोई कांस्टेंट है नॉन जीरो तो फिर वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी वो इक्वेशन बनेगी ही नहीं। ये इस बात को समझाएं। अगर ये कहें कि 0x plus 0y plus 5 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक और y का गुणांक दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। हाँ, अब अगर ऐसा हो, यहाँ पर क्या ले लीजिए 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो केवल यहाँ पर एक 0 हो रहा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे x 0 y इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, परंतु ये क्या है? सिंगल वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, केवल इसमें एक चल रहा। तो ये मीनिंग था कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन इससे, वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है कि दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। ये इसलिए है कि अगर थोड़ा हायर क्लास में जब जाओगे तो रियल नंबर से आगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ोगे, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो जाएगा और हमें लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, और जब तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है इससे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, a b c के बारे में तो जान लिया। a b c क्या थे? वास्तविक संख्याएं थी, रियल नंबर्स थे। अब क्या बच गए? x और y।
x, y आर वेरिएबल्स, ये क्या है? चर राशियां, अननोन्स, जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, जिनको हमें पता करना है। तो यही तो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हो गए x और y, और बाकी क्या रहे? जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे? रियल नंबर थे, और उन कोफिशिएंट्स पर ये शर्त थी। ठीक है कि नहीं? अब ये और इसमें देखने की बात है कि वेरिएबल की पावर कितना है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितना है? 1, यानी दो जगह वेरिएबल थे और दोनों जगह वेरिएबल की पावर कितना था? 1 1 था। तो ध्यान रखना चाहिए, अगर वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ आ गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि दी हुई इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हमें पहचानना है, ये ऑब्जेक्ट था। तो कोई भी अगर इक्वेशन है, पहले तो देखिए वो इक्वेशन है या नहीं, यानी जिसमें इक्वल का साइन लग गया वो क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी, और जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा तो वो इक्वेशन नहीं होगी। एक क्लियर कर लीजिए बात को। अगर जैसे हम यहाँ px, y बोले 2x + 3y, तो ये इक्वेशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि अपने कहेंगे इक्वल का साइन तो लग गया, परंतु हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, ये फंक्शन होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये इक्वेशन नहीं है, यानी इक्वेशन का मतलब है कि हम उसको एक साइड को जीरो कर सके। अब ये देखना है 2x - 3y + 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखना है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, उसकी जो डेफिनेशन है उस पर जाइए और उससे उसको कंपेयर करिए। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? 1, y की पावर क्या है? 1 होना चाहिए, कहीं इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर x की पावर कितना है? 1, y की पावर कितना है? 1, तो इसका मतलब क्या है? एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी क्या थी कि a और b को एक साथ जीरो नहीं होना है, a और b को एक साथ जीरो, तो a तो यहाँ 2 है और b क्या है यहाँ पर? -3, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट इसको फॉलो कर रही है। अतः यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ये राइट का सिंबल होगा। अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन से हो गए? एक वेरिएबल तो x हो गया और दूसरा क्या हो गया? y हो गया, और कांस्टेंट क्या हो गए? 2 हो गया, -3 हो गया और 4 हो गया। अगर मैं ये पूछूं यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये कितना है? 2, y का कोफिशिएंट क्या होता है? b कितना है यहाँ पर? -3, और c वैल्यू क्या है? 4। ध्यान रखिए, हम c को लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। इस हिस्से को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड बोलेंगे। साथ के साथ ये बात भी समझते चले जाइए, दिस पोर्शन इज नोन एज लेफ्ट हैंड, दिस पोर्शन इज नोन एज राइट हैंड साइड। अब सेकंड पर आइए। सेकंड में क्या हो रहा है? x + 4y = 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 रहने दीजिए इधर। इसको चाहें तो 7 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? x + 4y - 7 = 0, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पर x की पावर देखिए कितनी है? x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है? 1, तो दो वेरिएबल थे और दोनों जगह जो पावर है वो क्या है? 1 1। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इधर y का कोफिशिएंट कितना है? 4, तो हमें तो ये चाहिए था ना तो x का कोफिशिएंट 0 हो एक साथ और ना ही y का हो, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। और अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो a = क्या आ गया? 1, b = क्या आ गया? 4। अच्छा, c के बारे में अगर हम सोचें तो ये रहेगा c -7 लें या +7 लें। अगर मैं इसको कह देता, इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो जाता। अब अगर मैं इसको ले आए, इससे कंपेयर करें सीधे तो -7। अब थर्ड पर आइए। थर्ड में क्या है? दो ही वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। अच्छा, x की पावर कितनी हो गई? 2, और y की पावर कितनी हो गई? 1।
और हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था जहां पर भी वेरिएबल हो उन वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। यहाँ तो वेरिएबल की पावर 1 थी, परंतु यहाँ वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, 2 हो गया, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण नहीं। और जब ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे भी नहीं, ना तो इसमें हम ए बता सकते हैं, ना बी बता सकते हैं, और ना ही सी बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आए, x माइनस 3 रूट वाई या अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, x की पावर कितनी हो गई 1, और यहाँ y की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई। y रूट का मतलब पावर 1/2, और हमें चाहिए दोनों जगह वेरिएबल्स की पावर 1, और यहाँ पावर कितनी हो गई 1/2, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं। तो ए बी सी कंपेयर करेंगे। अब ये फैक्ट पर आइए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, कोई भी। अब यहाँ लगता है कि यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, परंतु वो गलत फीलिंग है उनकी। 1/x यानी 1/x, यहाँ डिनोमिनेटर में है x और डिनोमिनेटर में क्या है y। अच्छा, इस फॉर्म को देखिए, ax/1 नहीं मान सकते हम, तो न्यूमिनेटर में क्या हो गया ax और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल नहीं होता ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, x को ऊपर लाएं, तो x की पावर क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 4y की पावर -1। अब हमें क्या लग रहा है, ऐसी फॉर्म में ले आए हम, यानी इसका भी डिनोमिनेटर 1 और इसका भी डिनोमिनेटर 1। और अब देखिए x की पावर कितना है -1, y की पावर कितना है -1, तो हमें तो पावर +1 की चाहिए थी ना, तो +1 की चाहिए थी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, इसको बदल सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, वो बात आगे पढ़ेंगे थोड़ा। अब फिर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन अराइज होगा। x/4 प्लस y/5 इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, सोचिए। देखिए, न्यूमिनेटर में क्या है x, डिनोमिनेटर में क्या है 4। डेफिनेशन क्या थी, न्यूमिनेटर में वेरिएबल चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये x/4, यहाँ x की पावर कितना कहेंगे 1 ही तो कहेंगे, और y की पावर कितना कहेंगे 1। हमें तो एक बात तो ये चाहिए थी, जहाँ x और y हैं उन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, वो तो हो रहा है। और x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x को छुपा लो तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा कि नहीं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, इंटू x प्लस 1/5 इंटू y इक्वल टू 3। तो यहाँ ये क्या हो गया 1/4, b क्या हो गया 1/5, तो वो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो गया 1/4 और b इक्वल टू 1/5। सी चाहे लिखें ना लिखें, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम जान गए कि कोई लीनियर इक्वेशन है या नहीं, इक्वली लीनियर। 2x प्लस 3y प्लस 5xy इक्वल टू 7। सोचिए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। देखिए, यहाँ लगेगा हमें x की पावर 1 है, ठीक है, y की पावर 1 है, ठीक है, परंतु ये क्या हो गया, ये तो दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जाइए, कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई इक्वेशन अगर हमें दे रखी है कि वो लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो वो लीनियर है या नहीं, ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.1 का। यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है, एक बार इसका इंग्लिश में भी कन्वर्जन कर दीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए
आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी लड़की से 7 गुना था आयु में। अब से 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अभी ग्राफ में तो हम इसको व्यक्त करेंगे नहीं, केवल बीजगणितीय इक्वेशन के रूप में करेंगे। क्या कह रहा है आफताब, क्या कह रहा है आफताब से टू हिज डॉटर दैट बिफोर 7 years I was 7 times as old as you, and after 3 years I will 3 times as old as you। वो ये कह रहा है, अपनी लड़की से ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होगा। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना लगता है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, कई बार जब हमें लैंग्वेज इनकी समझ में आ जाए तो ये फिर हमारे लिए बहुत आसान होती है, और जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ लगती है, और उनका इंटरेस्ट ही इनमें नहीं बनता। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो निकालिए। अब यहाँ पर क्या है, 2 अज्ञात चीजें हैं। एक तो हमें नहीं पता आफताब की एज क्या है, उसकी उम्र क्या है, और ना ही हमें ये पता कि उसकी पुत्री की उम्र क्या है। दोनों की उम्र के बारे में हमें नहीं पता कितनी उम्र है, परंतु ये पता है कुछ कंडीशंस दे दी गई कि पिता और पुत्री के बीच की एज की कुछ कंडीशंस दी गई, और वो कंडीशन क्या है, एक तो ये 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था, और दूसरा क्या दे दिया, अब से 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद कितना रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, जैसे एक ऐसी लाइन ले लीजिए, ये मान लीजिए इनकी वर्तमान आयु है, इस बिंदु पर 2 थे, आफताब था और उसकी पुत्री थी। आफताब की एज हमने कितनी ले ली, प्रेजेंट एज x, और उसकी पुत्री की कितनी ले ली, y, प्रेजेंट वर्तमान आयु। अब उससे अगर पहले की बात होती है तो माइनस होता है, और इसके बाद की बात होगी तो क्या होगा, प्लस होगा। मान लीजिए आज किसी की उम्र 50 साल है, तो 7 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, 50 - 7 ही तो करोगे, 43 ईयर्स। आज किसी की उम्र 50 साल है तो 7 साल पहले बिफोर 7 ईयर्स उसकी एज क्या रही होगी, 50 - 7 यानी 43। और आज किसी की एज 50 है, और 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 50 + 5 यानी 55। बाद में तो हम ऐड करते हैं और बिफोर के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब इज x ईयर, कितनी सपोज की, x ईयर की, और उसकी डॉटर की कितनी की, y ईयर। ये तो हमारा सपोजिशन था, जो अननोन राशि थी वो हमने सपोज की। दूसरा हम जो कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन क्या कह रही है, 7 years ago एज ऑफ आफताब, 7 साल पहले आफताब की एज क्या हो जाएगी भाई, इसमें से 7 माइनस हो जाएगा नहीं, जैसे अभी बताया था 50 था, और 7 साल पूर्व कितना हो जाएगा, 50 - 7, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, x - 7। तो 7 years बिफोर द एज ऑफ आफताब इज x - 7। इसी तरीके से उसकी लड़की की क्या हो जाएगी, y - 7। अब ये पिता की एज थी और ये उसकी पुत्री की एज थी। अब वो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पिता की जो एज है इसका कितना गुना है, 7 टाइम्स है। तो पिता की एज इक्वल टू 7 टाइम्स उसकी डॉटर की एज। अब इसमें ये सिंपल सी बात है, x - 7, 7 का मल्टीप्लाई लेंगे तो क्या आ गया, 7y, 7 × 7 49। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस का 7y था तो इधर क्या आ जाएगा, x - 7y - 42 = 0।
अब लुक एट द इक्वेशन, इक्वेशन पर देखिए क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। ax + by + c = 0। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x और y। a कितना है? 1, b कितना है? -7, c कितना है? -2। ठीक। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन दे रखी थी। अब से 3 वर्ष पूर्व प्रेजेंट एज क्या मानी थी हमने? x, और अब से 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? x + 3। उसकी लड़की की क्या हो जाएगी? y + 3। अब ये कह रहा है कि अब जो फादर की एज है इस लड़की की एज का कितना हो जाती है? 3 टाइम्स हो जाती है। तो एज ऑफ फादर = थ्राइस एज ऑफ हिज डॉटर। x + y, x + 3 = 3 का मल्टीप्लाई लगाया 3y + 9। इनको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये इक्वेशन क्या आएगी? x - 3y - 6 = 0। Look at the equation whether it is linear equation in two variables or not. Sure, it is linear equation in two variables. ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये बोल रहा था ना बीजगणितीय रूप, ये जो दोनों हैं ये क्या है? इसके बीजगणितीय रूप हैं। अब इनका ग्राफ बनाना नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज का, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी थी, 1300 में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर कोच ने 2 बार परचेजिंग की है। एक बार कितनी की है? 300 900 की, और दोबारा क्या किया? 1300 की। अब इसमें अननोन क्या है, अज्ञात चीज क्या है, ये पता करना है हमें। 2 कंडीशन दे रखी हैं और 2 अननोन दे रखे हैं। तो वो अननोन क्या है, अज्ञात क्या है? हमें यहाँ पर नहीं पता कि बल्ले की कीमत कितनी है। 3 बल्ले खरीदे हैं ये पता है हमें। एक बल्ले की कीमत कितनी है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, ये नहीं पता। 6 गेंदें खरीदी है पहले केस में, परंतु एक गेंद की कीमत कितनी है ये हमें नहीं पता। तो मैथमेटिक्स में जो हमें अननोन होता है, जो पता नहीं होता, उनको हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, बल्ले की कीमत कितनी मान ली? ₹X मान ली पर बैट, पर बैट। इसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹Y पर बॉल, यानी एक बॉल की कीमत Y। अब अगर एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 × x हो जाएगी, 3x। ऐसे एक बॉल की कीमत कितनी है? y, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। और ये दोनों मिलकर कितने रुपए के आए थे? 3,900 के। यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है अब वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आ गया। 3x + 6y = 3,900। अब यहाँ से देख लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है। 3 यहाँ पर भी है और इधर भी मल्टीपल में है, तो 3 कॉमन ले लिया। x + 2y = 3,900। अब 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? ये 1300 बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। x + 2y - 1300 = 0। अब लुक एट द इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं? हाँ बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। तो हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को, एक को क्या है बीजगणितीय रूप में लिख लिया। दूसरा क्या कह रहा था? अब उन्होंने फिर क्या किया? एक बल्ला और उसी तरीके की कितनी गेंदें? 3 गेंदें। एक बल्ले की कॉस्ट क्या थी? x। 3 गेंदों की कॉस्ट क्या हो गई? 3y। और ये कितने रुपए में लिए थे उन्होंने? 1300 में। तो x + 3y = 1300। 1300 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। x + 3y - 1300 = 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो जो ये प्रॉब्लम दे रखी थी, इस प्रॉब्लम को हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अब तुम्हारे लिए काम क्या है? तो तुम्हारे लिए इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को करना है। ओके।